एमबीओ जो था वो हमारा एक फर्स्ट थ्योरी था जो हमने पढ़ा था, दैट वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। ये पोर्टर ने दिए हैं 5 फोर्सेस एनालिसिस, जो कि 5 चीज़ें, 5 फोर्सेस ऐसे बताते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री इंडस्ट्री समझते हो ना, फर्म्स होती हैं मार्केट में, उनका कॉम्बिनेशन को इंडस्ट्री बोलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन किन किन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। तो व्हाट आर दोज फोर्सेस विच शेप कंपटीशन, यानी विच विल इफेक्ट कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री, वो फोर्सेस बताए हैं। 5 फोर्सेस हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला है पोटेंशियल एंट्रेंट्स। पोटेंशियल एंट्रेंट्स समझ रहे हो कि ऑब्वियसली जो अभी मान लो एक इंडस्ट्री है जिसमें 10 फर्म्स हैं, 10 वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। पोटेंशियल एंट्रेंट्स का मतलब उन 10 के अलावा कोई 11वां बंदा सोच रहा है कि मैं भी इस मार्केट में आ जाऊं, अपना बिजनेस खोल लूं। वो है पोटेंशियल एंट्रेंट, यानी वो उसमें पोटेंशियल है, कैपेबल है वो, अ, या जो आ सकता है पोटेंशियल एंट्रेंट, एंट्री कर सकता है वो मार्केट में, वो पोटेंशियल एंट्रेंट है। उसका थ्रेट, यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ऑब्वियसली मान लो नए एंट्रेंट्स आने का बहुत ज़्यादा थ्रेट है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई और भी कोई भी आ सकता है। हम अगर अपना मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के नहीं रखेंगे, तो और कोई आके हमारी जगह ले लेगा। वो थ्रेट बहुत ज़्यादा है, रिस्की है, तो वो थ्रेट जो है वो इफेक्ट करता है कंपटीशन को। तो कंपटीशन इज इफेक्टेड बाय फर्स्ट पोटेंशियल एंट्रेंट्स, कि क्या कितना थ्रेट है नई एंट्री आने का किसी की मार्केट में, उसी सेम इंडस्ट्री में। मतलब मान लो अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री के बारे में बात चलती है यहाँ पे। उसके बाद आता है बायर्स एंड सप्लायर्स। ये दो ऑब्वियसली की बार्गेनिंग पावर, बायर्स की बार्गेनिंग पावर और सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है, वो चीज़ डिपेंड करेगा। आगे हम समझेंगे क्या होता है ये। उसके अलावा आता है सब्सटीट्यूट्स। क्या जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिस प्रोडक्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट की, मतलब जिस प्रोडक्ट की वो इंडस्ट्री है, उस प्रोडक्ट का क्या कोई सब्सटीट्यूट है या नहीं है, वो चीज़ इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसको बोलते हैं थ्रेट ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स पढ़ा, एक ये है थ्रेट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद इंडस्ट्री कंपेटिटर्स राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स। जो अभी 10 फर्म्स मान लो हैं, उन्हीं में आपस में भी तो कंपटीशन है, तो वो भी इफेक्ट करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं। एक एक करके हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला थ्रेट्स ऑफ एंट्री, यानी कि कोई भी नया एंट्रेंट आके आपकी मार्केट में आपका शेयर अपना कर सकता है। समझ रहे हो कि आपका शेयर वो गेन कर लेगा कोई और आके, तो उसका थ्रेट, न्यू एंट्रेंट में गेन एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर अनलेस दीज बैरियर्स टू एंट्री आर हाई। ये कुछ बैरियर्स टू एंट्री दिए हैं कि हाँ, ये चीज़ें अगर हैं, ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें उन थ्रेट को कम कर देती है। समझ रहे हो कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बैरियर बनाती हैं कि कोई भी बाहर वाला आने से, मार्केट में अगर आने का सोच रहा है, तो वो आने से पहले 2 बार सोचेगा कि यार आऊँ भी या नहीं, क्योंकि ऐसी थ्रेट्स हैं ये, थ्रेट्स नहीं सॉरी, ऐसे बैरियर्स हैं ये एंट्री में, कि वो आने से पहले सोचता है ज़्यादा। तो क्योंकि वो आने की उसकी पॉसिबिलिटी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे थ्रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो कंपटीशन जो है ऑब्वियसली फिर कम होगा। तो थ्रेट्स टू एंट्री में बैरियर्स टू एंट्री वो हमने बताने हैं। 6 बैरियर्स हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये एक जनरल टर्म है, आप बहुत बार सुनते होंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि कोई भी चीज़ है, अगर वो लार्ज स्केल में होती है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो इकोनॉमिकल हो जाता है। मतलब अगर किसी चीज़ का, किसी बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा है, तो वो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। मान लो मेरे को पेन की प्रोडक्शन करनी है, पेन की प्रोडक्शन के लिए मुझे जो जो सामान लगेगा, मैं मान लो वो सामान लेके आया, मुझे सामान खरीदने में 100 रुपया लगा। मैंने पेन जो बनाया वो तो मान लो 20-30 रुपये का बनेगा, लेकिन एक बार सामान तो लाना पड़ा ना मुझे। तो मान लो एक पेन बनाया, चाहे मैं 20 पेन बनाऊं, सामान तो लगेगा। तो मान लो अगर मैं बल्क में बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक पेन की कॉस्ट कम पड़ेगी ना मेरे को, क्योंकि मान लो एक ही पेन बनाना है, तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है कि हाँ यार, एक ही पेन बनाने के पीछे सारा सामान लाना पड़ेगा, सामान का पैसा तो लगता है एक्स्ट्रा। लेकिन यही वही उसी सामान से मान लो मैं 10 पेन बना सकता हूँ, तो 10 के 10 मान लो बना लूँ और बेच दूँ, तो वो हर एक पेन की कॉस्ट मुझे कम पड़ी। ये इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि लार्ज स्केल में जब आप काम करते हो, तो वो इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो अब ये उससे कैसे रिलेट हो रहा है, देखो। अगर मार्केट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है,
सारे जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं। मान लो जैसे मैं कम्पीट कर रहा हूँ, अमूल, मदर डेयरी, हेरिटेज, ये सब जो है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बेचते हैं। मैं इनका कंपेटिटर बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं बनने से पहले सोचूंगा नहीं एक बार कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल पे है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इनके पास की, एक बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, मैं छोटे लेवल पे आके शुरू करूंगा, क्यों ही मेरा कोई कोई खरीदेगा, मेरा दूध कोई नहीं खरीदेगा। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी कि कोई भी आने से पहले सोचेगा यार इतने बड़े लेवल पे ये चलते हैं, मैं छोटे लेवल पे अपना शुरू करूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये वो बन गया, बैरियर बन गया ये एक तरह से कि देखो क्या लिखा है, फोर्सिंग एस्पिरेंट जो एस्पायर कर रहा है मार्केट में आने का, टू कम ऑन अ लार्ज स्केल और एक्सेप्ट अ कॉस्ट डिसएडवांटेज। कि भाई ऐसा होगा कि या तो मैं लार्ज स्केल पे आऊँ जो कि मेरे लिए मुश्किल है, या मैं नहीं आऊँगा तो मेरे को कॉस्ट डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाऊंगा। लार्ज स्केल पे आऊँगा तो ही उठा पाऊंगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा, स्मॉल स्केल पे थोड़ी होगा फ़ायदा उसका। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्योंकि होता ही लार्ज स्केल पे है, इसलिए या तो मैं लार्ज स्केल पे आऊँ तो मैं उसका फ़ायदा उठा पाऊंगा, नहीं आऊँगा तो मेरे को वैसे ही कॉस्ट का डिसएडवांटेज होगा क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ में वो फंस गया। तो ये बैरियर एक तरह से काम करता है कि हाँ, अगर बहुत इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले बिजनेसेस हैं, उनमें कोई नहीं आने का सोचता इसी वजह से कि भाई हम ये स्मॉल स्केल में आएंगे तो वैसे कॉस्ट डिसएडवांटेज है, लार्ज स्केल पे आना पड़ेगा तो वैसे ही बहुत बड़ा, लार्ज स्केल पे आना तो बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए ये एक बैरियर की तरह काम करता है। देन एक और बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मान लो कॉलगेट है या पेप्सोडेंट है, इनकी अपनी एक मार्केट है क्योंकि लॉयल्टी बन चुकी है कस्टमर की, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं अब। सारे टूथपेस्ट में कोलगेट अलग बिकते हैं ज़्यादा, क्यों? क्योंकि नाम बन गया या जो भी बोल लो, एक कस्टमर लॉयल्टी है उसकी। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है कि भाई बाकियों से अलग है वो, मैं उसका कंपेटिटर बनना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं स्टैंड कर पाऊंगा मार्केट में? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा ना यार यार कोलगेट से कैसे लड़ूँ, उसकी तो अपनी कस्टमर्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी बहुत है उसमें। तो या तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसमें पैसा लगेगा, उससे अगर compete करना है, नहीं करूँगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वैसे ही फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक बैरियर बन गया कि यार आऊँ या ना आऊँ, सोचना पड़ेगा मुझे क्योंकि नुकसान ही दिख रहा है मुझे। तो ये एक और बैरियर। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट। मान लो किसी उसमें इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत कैपिटल लगती है, लैंड खरीदनी पड़ेगी, मशीनरीज खरीदनी पड़ती है। मान लो कोई आयरन वाला कोई वो काम है, बहुत मशीन्स लगती हैं, ये वो, तो इतना कैपिटल में कैसे पैसा कैसे लाऊं एक बारी में? कोई बड़ा बिजनेस है वो तो चलो लोन ले लेगा, बैंक भी उसे दे देगा, मुझे क्यों बड़े स्केल पे बैंक लोन देगा? नहीं देगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो इन्वेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा छोटा लेवल पे, तो कॉम्पीट कर नहीं पाऊंगा मैं, तो वैसे ही मैं आने का सोचूंगा लेकिन डिसाइड करूंगा नहीं आऊंगा। तो फिर एक बैरियर की तरह वो काम करेगा कि यार नहीं आते यार, फायदा ही नहीं है। उसके बाद है कॉस्ट डिसएडवांटेज। यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है, यहाँ पे ध्यान रखो, इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है? जब आप थोड़े आप इंडस्ट्री में आपको एक हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो आप में एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, आप सीखते हो, लर्निंग आप में बहुत आ जाती है कि हाँ मैं तो यार मार्केट में 10 साल से कर रहा हूँ, मेरे को सब पता है। ये लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, और इसका फ़ायदा भी होता है। अगर कोई मार्केट में बहुत टाइम से है, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस, उसे मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी ऑब्वियसली। तो क्योंकि उसे मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, इसलिए उसका लर्निंग कर्व जो है वो ऊपर की तरफ है कि हाँ उसे पता है, एक्सपीरियंस उसमें बहुत है। और क्योंकि वो बहुत टाइम से है, तो उसने जो अपना काम पूरा बना रखा है वो अच्छी लोकेशन पे बना रखा है, उसके पास रॉ मटेरियल पहले से उसे पता है कौन से कहाँ से लेना है, सस्ते पे मिलेगा, अच्छा काम कहाँ से मिलता है। तो ये टाइम से ही पता लगती हैं कुछ चीज़ें, तो वो जो है ना, कुछ चीज़ें जो टाइम से ही पता लगती है, वो तो नए एंट्रेंट को लग ही नहीं पाएंगी पता। तो वो उसके पास एक और डिसएडवांटेज है, इसे बोलते हैं कॉस्ट डिसएडवांटेज, कि जब तक मेरे पास लोकेशन का, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है उसका नॉलेज नहीं है मेरे पास, क्योंकि ना लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे पास इतना नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट डिसएडवांटेज रहेगी मुझे। उसके बाद है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। यानी कि अगेन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिंक्ड पहले से बन रखे होते हैं कि हाँ हमारा माल इस दुकानदार के पास जाता है, हमारा माल इस दुकानदार के पास जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पहले से बने होते हैं। अब कोई नया एंट्री अगर आएगी उसमें, तो उसके उसके पास वो नेटवर्किंग नहीं है। तो ये सिर्फ एस्टेब्लिश्ड जो फर्म्स हैं वही एंजॉय करती हैं ये वाली फ़ायदे, क्योंकि
उनके पास एक्सेस है उस चीज़ का, उन नेटवर्किंग उन्होंने बना रखी है। जो नया है नॉट अवेलेबल टू न्यू एंट्रेंट, उन्हें ये सब नहीं मिलेगा, तो ये भी एक बैरियर हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बैरियर होता है दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट कुछ बैरियर्स क्रिएट खुद भी कर सकती है किसी इंडस्ट्री के लिए, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हो सकता है गवर्नमेंट कोई बैरियर क्रिएट कर दे। फॉर एग्जांपल लाइसेंस का रिक्वायरमेंट कर दे कि हाँ कंपलसरी है, तुम्हें अगर एंट्री करना है इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस में आना है तो तुम्हें एक लाइसेंस चाहिए। या फिर मान लो कोई पोल्यूशन कंट्रोल या कोई प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस जैसे लिखा है, ये सब की कोई रिक्वायरमेंट अगर गवर्नमेंट वाली है, तो गवर्नमेंट के काम से लोग यूजुअली बचना ही पसंद करते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो एक बैरियर की तरह काम करता है कि यार नहीं, इसमें तो ये कंपलसरी है लाइसेंस, इसमें जाना थोड़ा मुश्किल काम है तो इसमें नहीं एंटर करेंगे। तो ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है कि वो बेसिकली, ये बैरियर्स हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ये बैरियर्स हैं इसलिए थ्रेट्स फॉर न्यू एंट्री, नई एंट्री आने का जो थ्रेट है वो कम है। क्योंकि ये बैरियर्स की वजह से एंट्री जो करने वाले चाह रहे थे, जो एंट्री करना चाह रहे थे, वो इन बैरियर्स की वजह से अब शायद नहीं एंटर करेंगे। जो पोटेंशियल एंट्रेंट्स थे वो इन बैरियर्स की वजह से अब शायद ना एंटर करें। तो जो थ्रेट थे, जो थ्रेट था न्यू एंट्री का, वो अब नहीं रहेगा। दैट इज थ्रेट ऑफ एंट्री। इसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को समझो, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर्स यानी कस्टमर पावरफुल पोजीशन पे है। देखो, जब एक बिजनेस है वो क्या कर रहा है, एक फर्म है, एक तरफ सप्लायर और एक तरफ कस्टमर। कुछ केसेस में कस्टमर जो है वो उसका पलड़ा भारी होता है कि पावरफुल जो है, पावरफुल पोजीशन पे कस्टमर है किसी केस में। किसी केस में हो सकता है सप्लायर ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों का ही बार्गेनिंग पावर जो है वो डिपेंड इफेक्ट करता है कंपटीशन को। तो इसको चीज़ को समझो, व्हेन अ कस्टमर ग्रुप इज़ पावरफुल, बेसिकली जब बायर्स मार्केट होती है, बायर्स मार्केट जहाँ पे बायर्स के हाथ में ज़्यादा पावर है, बायर्स पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, उस केस में बेसिकली कौन से केस होते हैं, स्टैंडर्ड या अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की, सारे ही जो मार्केट में, इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेस वाले, मतलब जो भी सेलर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में, सब सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो कस्टमर बोलेगा भाई तू ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकता या कुछ भी वो, क्योंकि तू नहीं बेचेगा मैं किसी और से ले लूँगा। और सेलर भी हाँ भाई ये मेरे से नहीं लेगा तो कोई और से इसको बेच देगा। तो यहाँ पे पावरफुल साइड पे कौन है, कस्टमर है कि इस प्राइस पे दे, नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा, सब बेच रहा है। ये तब होता है जब प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, कि सब सेम बेच रहे हैं, तू ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कस्टमर पावरफुल पोजीशन पे, या प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाने पे वो खरीदेंगे ही नहीं प्रोडक्ट। तो वहाँ पे भी कस्टमर है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना तो सेलर चाहता है लेकिन प्राइस उसने ज़्यादा कर दिया, तो प्राइस सेंसिटिव बायर्स खरीदेंगे ही नहीं। फिर इफ़ दे पोज अ प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना, जब बार्गेनिंग पावर कस्टमर की बात करें यानी बायर्स मार्केट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, और जो सप्लायर वाला केस आएगा उसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है इसको समझो। देखो, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये फिर बिना मतलब का बढ़ेगा। आप बस याद रख लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ इसका वो रोल नहीं है फिलहाल। तो याद रख लो तो सबसे बेस्ट है कि हाँ, बायर्स मार्केट में बैकवर्ड, पीबी से याद रख लो। मैं ऐसे करता था अपने टाइम पे कि यार कुछ चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है, मत करो। आपको अगर सिर्फ लर्न करना है, समझ लो वो अलग चीज़ है, लेकिन याद करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं कि जैसे ये बायर मार्केट बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो आपको बस ध्यान इतना रखना है, बायर मार्केट बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो दूसरा सप्लायर में फॉरवर्ड आ जाएगा। तो बस एक लाइन ही तो लिखनी है, एक लाइन के पीछे अब वो पूरा समझना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। एक बार समझ लो, लेकिन बार बार उसको करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे एक लाइन बस लिखी है, इसको याद रखना है, तो वो कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया, बायर मार्केट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन क्या होता है मैं समझाऊंगा, समझो इस चीज़ को। जब हम देखो, मान लो एक कार की कंपनी है, वो अपना मान लो रबड़ वगैरह ये सब जो भी उसको टायर वगैरह जो भी बनाने हैं, उसके लिए सामान लेती है किसी सप्लायर से। वो सप्लायर को मान लो अब वो बोलती है यार इतने सारे सप्लायर से मुझे एक एक करके सारा सामान लेना होता है, इससे बेटर मैं अपना ही कुछ सब्सिडरी बना लूँ जो सारे बनाता हो, या जो मेरे सप्लायर है मैं उसी को खरीद ही लूँ, उसकी कंपनी खुद ही अक्वायर कर लूँ, तो मेरे को बार बार डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी वैसे। तो ये हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि जब बेसिकली जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग से पहले की जो प्रोसेस है उसको मर्ज कर दिया, परचेज हो गया। परचेज पार्ट वो वाला है।
यानी सप्लाई चेन में, जैसे कार की कंपनी है तो उसके जो सप्लायर थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग से पहले वाले जो पार्ट है उसको मान लो उसने एक्वायर कर लिया, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, की सप्लाई चेन में जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे पीछे वाले जो पार्ट है वो इंटीग्रेट हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब कि जो सप्लाई चेन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को खरीद लिया, कि ताकि ये जो रिटेलर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने प्रोडक्ट, अब वो और किसी को नहीं करेगा, सिर्फ उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और किसी के, क्योंकि रिटेलर तो सबके रख सकता है ना प्रोडक्ट, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर ने उसे खरीद लिया तो अब रिटेलर सिर्फ उसके रखेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला वो इंटीग्रेट हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझो, कस्टमर्स हैं वो बेसिकली जब बायर्स मार्केट है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का थ्रेट रहता है, और अगर मान लो सेलर्स आगे जो हम करने वाले हैं दैट इज बायर्स बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यहाँ पे सप्लायर का जो ग्रुप है वो पावरफुल रहता है। तो सप्लायर ने आगे रिटेलर को खरीद लिया क्योंकि सप्लायर पावरफुल था, तो यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का वो है। अब सप्लायर ग्रुप और भी किस चीज़ में, जैसे यहाँ पे ये वाले हमने करे, तो देखो जो सप्लायर ग्रुप है पावरफुल होता है, या इसको बोलते हैं सेलर्स मार्केट। तो सेलर मार्केट किस किस केस में होता है, या तो फ्यू फर्म्स हैं, यानी कि जब फर्म्स ज़्यादा नंबर में नहीं है तो ऑब्वियसली सेलर की मार्केट है भाई। अगर बहुत मान लो कोई कस्टमर आएगा, वो बोलेगा यार मुझे ये चाहिए, और आप बोलोगे नहीं मैं तो इसी प्राइस पे दूंगा, कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे कम प्राइस पे चाहिए, तो यहाँ पे सेलर जो बेच रहा है वो बोलेगा भाई ज़्यादा फर्म्स हैं नहीं दुकान में, आपको यहाँ से लेना है लो, नहीं लेना तो जाओ, और कोई देगा ही नहीं क्योंकि फर्म्स कम है ना पूरी मार्केट में। तो फ्यू जब फर्म्स कम है तो सप्लायर को पता है, फर्म को पता है कि मैं पावरफुल साइड पे हूँ, तो वहाँ पे सप्लायर मार्केट या सेलर मार्केट होती है, सॉरी। प्रोडक्ट इज़ यूनिक या डिफरेंशिएटेड, ये अगेन उसका ऑपोजिट, या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो बायर्स मार्केट। अगर यूनिक है प्रोडक्ट तो भी वहाँ पे जो बेच रहा है ना उसे पता है यार मैं तो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो पावरफुल साइड पे है। सेल प्रोडक्ट हैविंग नो सब्सटीट्यूट, वही यूनिक प्रोडक्ट, नो सब्सटीट्यूट वाला प्रोडक्ट भी वही है कि यार मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो और कोई नहीं बेच रहा मार्केट में, कस्टमर खुद लेने आएगा और कोई देगा ही नहीं क्योंकि सब्सटीट्यूट ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे भी सेलर जो है वो पावरफुल पोजीशन पे है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो मैंने बताया, तो ये जो केसेस मैंने बताए हैं ये बायर और सेलर मार्केट के, ये बार्गेनिंग पावर्स जो हैं, जो भी मार्केट होगी वो कंपटीशन डिसाइड करता है, कि मान लो सेलर मार्केट है तो सेलर पावरफुल है, तो ये अगेन हो गया। उसके बाद जो आता है वो है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स जो डिसाइड करती हैं कितना कंपटीशन होगा किसी इंडस्ट्री में। तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रेशर देता है। मान लो किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट जो है बहुत इजीली रेडीली अवेलेबल है, प्राइस भी कम है, तो ऑब्वियसली लोग सब्सटीट्यूट पे जाएंगे। कोई सब्सटीट्यूट अगर आपको किसी चीज़ का दिख रहा है जो प्राइस भी कम है, बहुत इजीली अवेलेबल भी है, तो आप वही ले लोगे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट उसकी वजह से जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, कि भाई सब्सटीट्यूट, मैं अगर मान लो किसी ऐसी मार्केट में हूँ जिसके सब्सटीट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल हैं और प्राइस भी कम है, तो भाई मेरे लिए तो बहुत कंपटीशन है, क्योंकि मैंने ज़रा सा भी कुछ गलती की या कुछ भी कस्टमर को लगा तो कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा सब्सटीट्यूट वाला, तो मेरे को कंपटीशन से ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो ये काफ़ी कंपटीशन है। या बायर परसीव्स द सब्सटीट्यूट एज बेटर इन क्वालिटी, कहीं से भी बायर को लगा कि यार इसका जो सब्सटीट्यूट है ना वो ज़्यादा बल्कि अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो वही वाला लेगा फिर। तो अगेन कंपटीशन बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स टू स्विच टू सब्सटीट्यूट्स, कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स टू, कोई कस्टमर ये देखेगा कि अगर मैं सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाऊं तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मान लो मेरे को कम प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे हैं, या एक ही प्रोडक्ट में 3 का काम हो रहा है, तो वो सब्सटीट्यूट उस तरह का है कि 3 प्रोडक्ट को उसने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरी कॉस्ट फिर कम पड़ रही है एट द एंड, तो ये भी चीज़ इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म्स। ये तो हो गया बाकी फर्म्स एंट्री कर रहे हैं, या सप्लायर मार्केट है, बायर मार्केट है, या सब्सटीट्यूट्स हैं, यानी जो इंडस्ट्री है एक फर्म के अलावा भी उसी इंडस्ट्री में बाकी जो फर्म्स होंगी वो भी तो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं। तो वो डिसाइड क्या करेगा कि कौन है कॉम्पिटिटर्स, उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेसेस क्या हैं, व्हाट इज़ द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, कि जो कॉम्पिटिटर मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई जो मेरा कंपटीटर प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी इमेज, ब्रांड इमेज कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, क्योंकि फिर मेरा कोई नहीं लेगा प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई ये हैं 5 फैक्टर्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, पोर्टर्स मॉडल ऑफ कंपटीशन हाईलाइट्स द फैक्ट
दैट कॉम्पिटिशन इज मोर देन जस्ट राइवलरी विद एग्जिस्टिंग competitors। यूजुअली हम कंपटीशन को क्या समझते हैं कि हाँ मैं बेच रहा हूँ, मेरे साथ वाला भी बेच रहा है, ये कंपटीशन है। लेकिन नहीं, हमने ये तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ा, उसके अलावा जो 4 पॉइंट है वो और हैं। तो इसने पोर्टर ने ये बताया था कि कंपटीशन सिर्फ ये फिफ्थ पॉइंट नहीं, जो मैंने 4 आगे ऊपर और बताए वो भी है। तो ये उसने इसका एक फाइंडिंग थी। फ्रेमवर्क टू थिंक हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एंड डिवाइडेड अमंग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स इन एन इंडस्ट्री। पोटेंशियल पार्टिसिपेंट समझ रहे हो ना, जो आ सकते हैं इंडस्ट्री में एज अ कंपटीटर बन के। enables a firm to carry out a deep analysis of competition and industry and designing helpful in designing effective competition strategy to improve the performance। जब आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लोगे, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा यार हाँ इस चीज़ से कंपटीशन आ रहा है, इस चीज़ से नहीं आ रहा है। तो आप एक ऐसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना पाओगे जो आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में प्लस प्रॉफिट वगैरह में हेल्प करेगी। तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस मैंने बताया। या इसके बाद फिर हम अगला करते हैं।